क्लियर है ना? अब ध्यान से सुनना, मैं आरसीएम का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूँ ताकि एक बार बेस क्लियर हो जाए और फिर अपन आरसीएम चालू करेंगे। क्या है? ये है सप्लायर, ठीक है? ये है सप्लायर, ये है रिसिपिएंट। ये सप्लायर, ये है रिसिपिएंट। अब क्या होता है, सप्लायर रिसिपिएंट को या तो गुड सप्लाई करता है या सर्विस सप्लाई करता है, बराबर? और बदले में जो रिसिपिएंट है वो सप्लायर को पेमेंट करता है। ऐसा ही होता है, बराबर? अच्छा, ये जो पेमेंट करता है वो, एक सेकंड, हाँ, ये जो पेमेंट करता है वो, इसके अंदर कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व रहती है? तो अपना टैक्सेबल वैल्यू जो रहती है वो, वैल्यू और जीएसटी, है ना? ये दो चीज़ें रहती है। अच्छा, जब इसने गुड्स और सर्विस उसको सप्लाई किया होगा तो टैक्स इनवॉइस बनाया होगा, यस, करेक्ट है? फॉर एग्जांपल वैल्यू इज इक्वल टू 1 लाख, ठीक है? इसके ऊपर उसने जीएसटी चार्ज किया एट 10%, फॉर एग्जांपल 10,000। क्लियर है? यानी वैल्यू का पैसा उसके पास कितना आया, 1 लाख, और जीएसटी का 10,000। इतना समझा? अच्छा, बिना टैक्स इनवॉइस बनाए बिना, मतलब बिना टैक्स इनवॉइस बनाए बिना वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है क्या? नहीं। यानी ये रजिस्टर्ड पर्सन है, इसको जब भी ये सप्लाई करेगा तो टैक्स इनवॉइस बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है? अब ये पूरे पैसे इसके पास आ गए। अब इसमें से इसके हक के पैसे कितने हैं? 1 लाख, है ना? ये जो 1 लाख है, ये 1 लाख एक्चुअल में इसको बिलोंग करते हैं, करेक्ट? लेकिन इसके पास तो चल के ये जीएसटी के भी पैसे आ गए, करेक्ट? यस। क्या वो जीएसटी के पैसे अपने पास रखेंगे क्या? गवर्नमेंट को देगा। तो ये जो जीएसटी के पैसे आए हैं वो ये सेम इंसान गवर्नमेंट को दे देगा। कितने रुपए देगा? 10,000। इतना समझा? यस। यानी पूरी पिक्चर में ये जो इंसान था, इसने टैक्स का पैसा इसको दिया और फिर उसने ये टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को दिया, ऐसा ही हुआ। अगर ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे दिया रहता तो ये इनडायरेक्ट टैक्स कभी बोला ही नहीं जाता। इसने डायरेक्टली तो दिया ही नहीं, इसने तो पहले इसको दिया और फिर इसने गवर्नमेंट को दिया, इसके लिए नाम पड़ा इनडायरेक्ट टैक्स। ये समझ में आया क्या? यस। अच्छा, अब सेम चीज़ को आपस से बोल रहा हूँ मैं। टैक्स किसने कलेक्ट किया? इसने कलेक्ट किया, है ना? और इसी ने गवर्नमेंट को पे किया। तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ये जो भी अपन ने देखा इसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इतना क्लियर है? यस। पक्का? यस। अच्छा, अब दूसरा सिनेरियो क्या है? ये सप्लायर है, ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है, ठीक है? यस। सप्लायर ने इसको गुड्स और सर्विसेज सप्लाई किया, करेक्ट? वैल्यू थी 1 लाख, वैल्यू थी 1 लाख, और जीएसटी एट 10%, 10,000, यानी टोटल कितना हो गया? 1,10,000, ठीक है? अब रिटर्न में इसने सप्लायर को सिर्फ वैल्यू 1 लाख का पेमेंट किया, ठीक है? 1 लाख का पेमेंट किया और 10,000 रुपये डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे दिए। कितने रुपए दे दिए? 10,000 रुपये डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे दिए। मेरी स्क्रीन पूरी दिख रही है ना आपको? यस। 10,000 रुपये डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे दिए।
अब मेरे को एक चीज़ बताओ, इस केस में गवर्नमेंट को टैक्स किसने पे किया? रिसिपिएंट ने पे किया, इसने पे किया टैक्स, ठीक है। अच्छा, क्या बोलते हैं, इनवॉइस किसने बनाया? सप्लायर ने, यानी सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन था, इसने टैक्स इनवॉइस बनाया है यहाँ पे, है ना। इसने टैक्स इनवॉइस बनाया, लेकिन पेमेंट के वक्त उसने कितना पेमेंट दिया? खाली 10,000 रुपये दिया। बचा हुआ बैलेंस, जीएसटी का जो बैलेंस था वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को, सॉरी 1 लाख दिया, और बैलेंस जो 10,000 था वो गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया। करेक्ट है? इस केस को क्या बोलते हैं? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अच्छा, नॉर्मल मैकेनिज्म क्या है? अगर मैं पूरी दुनिया के लिए बात, मतलब पूरे इंडिया में नॉर्मली क्या चलता है? तो सप्लायर को पूरे पैसे मिलेंगे इंक्लूडिंग जीएसटी और सप्लायर। हाँ, यानी नॉर्मली तो क्या चलता है भैया? नॉर्मली तो एफसीआई ही चलता है। करेक्ट? कुछ केसेस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं, जहाँ गवर्नमेंट बोलती है कि आरसीएम ही लगेगा। क्या लगेगा? आरसीएम ही लगेगा। लेकिन ऐसा क्यों की गवर्नमेंट ने? ऐसा क्या दिक्कत हो गई थी कि आरसीएम लगाना पड़ गया? ताकि सामने वाले का कंप्लायंस थोड़े कम हो गए। नहीं, अब जैसे कि अपन ने जो इंटर में पढ़ रहे थे, अपन ने इंटर में क्या पढ़ा? आरसीएम होता है। अब अपन फाइनल में थोड़ा सा और डीप में पढ़ेंगे कि भैया ये आरसीएम लगाने की ज़रूरत पड़ी क्यों है गवर्नमेंट को। सोचो। हो सकता है कि शायद सामने वाले का या तो टैक्स कंप्लायंस कम करने के लिए, या तो क्या ऐसा हो सकता है कभी भी? सपोज वापस से ये सप्लायर है, ठीक है, ये सप्लायर है, ठीक है, और ये रिसिपिएंट है, ठीक है। अब ये जो सप्लायर है, ये जब भी सप्लाई करता था, ये जब भी सप्लाई करता था गुड्स का या सर्विसेज का, फॉर एग्जांपल मैं सर्विस ले लिया, सर्विसेज का जब भी सप्लाई करता था तो बदले में रिसिपिएंट से हमेशा कैश पेमेंट लेता था। क्या करता था? कैश पेमेंट लेता था। अब कैश पेमेंट लेता था तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कच्चे में ले लिया उसने, कच्चे में माल मतलब सर्विस दे दी। यस, कच्चे में पेमेंट ले लिया उसने। अब कैश में पेमेंट लिया तो इसका कुछ रिकॉर्ड होगा क्या उसके पास? नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि अपना जो इंडिया है उसमें बहुत सारे सेक्टर्स है जहाँ से पैसा कमाता है इंडिया? यस। क्या कुछ सेक्टर्स में सप्लायर कच्चे में काम कर रहे होंगे? ऐसा हो सकता है कि भैया ये सेक्टर के जो लोग हैं, ये जो इंडस्ट्री है, ये मोस्टली कच्चे में काम करती है, सिर्फ और सिर्फ कैश में धंधा करती है। ऐसा हो सकता है? यस। अच्छा, ये केस में क्या गवर्नमेंट को ह्यूज लॉस हो रहा होगा? यस। क्योंकि ये सेक्टर से तो पैसा आ ही नहीं रहा है, क्योंकि कच्चे में माल है। अब मैं जीएसटी कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ इससे। हो रहा है ऐसा? अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या कि गवर्नमेंट चाह के भी, अगर गवर्नमेंट ठीक भी करना चाहे तो ये सेक्टर को ठीक नहीं कर सकती? ऐसा हो सकता है? यस। क्योंकि कुछ लोग जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन धंधा करते हैं, तो उनको समझेंगे कैसे कि क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना है, क्या करना है। उन लोगों के पास शायद इंफ्रा प्रॉपर ना हो, ऑफिस वगैरह ना हो। क्या पता उन लोगों के पास ह्यूमन रिसोर्स प्रॉपर ना हो, और ये सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट भी नहीं करवा सकते उनसे, क्योंकि उन लोग ने आज तक जो धंधा किया है वो कैश बेसिस पे किया है। हो सकता है? क्या आपको कोई ऐसा सेक्टर पता है क्या जहाँ पे जनरली कैश बेसिस पे काम होता है और सेक्टर बहुत ह्यूज है, वो मतलब करोड़ों का टर्नओवर है, मार्केट करोड़ों का है उसका? लोकल बिजनेस जो है वो बताओ। ट्रांसपोर्ट के। हाँ ट्रांसपोर्ट। हाँ, काइंड ऑफ तुम ट्रांसपोर्ट भी अगर बोल सकते। क्या है, क्या बोला आपने? ट्रांसपोर्ट। जो ट्रांसपोर्ट का धंधा है, अब वो भैया ट्रक चला रहा है, जो ट्रक चला के गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह बेच रहा है, क्या वो सप्लाई कर रहा है? यस। क्या सर्विस दे रहा है वो? यस। अब वो क्या ट्रक वाले को इतना समझता होगा क्या कि कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करना है, क्या करना है? क्या ट्रक वाले के पास प्रॉपर इंफ्रा है क्या? नहीं। अच्छा, ट्रक वाले से तुम उलझ सकते क्या? जो जीएसटी के ऑफिसर्स है उसको जाके उससे बात कर सकते क्या? वो तो जाएंगे तो कान के नीचे बजा देंगे, अगली बार से जाएंगे नहीं वो लोग।
यस। तो भैया ऐसे इसमें करे क्या? अच्छा गवर्नमेंट छोड़ सकती है क्या सेक्टर को? ठीक है जाने दो, छोड़ दो, ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि गवर्नमेंट का तो ह्यूज रेवेन्यू लॉस हो रहा है सेक्टर में, यस। गवर्नमेंट का एकदम ह्यूज रेवेन्यू लॉस हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, जो सप्लायर्स ऐसे हैं, जो सेक्टर्स ऐसे हैं, एक काम करो, तब सप्लायर के ऊपर ध्यान दो ही मत, वहाँ पे सप्लायर के ऊपर ध्यान दो ही मत। तुम किसको पकड़ो? रिसिपिएंट को पकड़ो। किसको पकड़ो? रिसिपिएंट को पकड़ो भैया, रिसिपिएंट को पकड़ो और इनसे टैक्स कलेक्ट करो, इनसे टैक्स कलेक्ट करो। एक लॉजिक समझ में आया? यस। ये इसके लिए गवर्नमेंट ने आरसीएम इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा आरसीएम के लिए बहुत सोचना पड़ा होगा गवर्नमेंट को, बहुत सेक्टर की इन्फॉर्मेशन लेना पड़ा होगा, यस। यानी बहुत सोच समझ के फिर डिसाइड किया कि कौन से ट्रांजैक्शंस पे आरसीएम होगा। ऐसे अपने मन से वो डिसाइड नहीं किया होगा। यस। ठीक है, इतना समझा? यस। अब क्या हुआ, ये सप्लायर है, वापस ये सप्लायर है और ये रिसिपिएंट है, ठीक है? यस। क्या ऐसा हो सकता है सप्लायर इसको सप्लाई कर रहा है कुछ गुड सर्विसेज, फिर और भी गुड सर्विस, दूसरे नेचर की भी गुड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, नेचर 1, नेचर 2, फिर और भी सप्लाई कर रहा है तीसरे नेचर की गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसा हो सकता है? यस। नेचर 3, ऐसा हो सकता है ना? यस। अच्छा ज़रूरी है क्या गवर्नमेंट ने सारे ही नेचर्स के ऊपर आरसीएम रखा होगा? ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट बोल रही है कि ये जो दो है ये एफसीएम में आएंगे और गवर्नमेंट ने खाली इसको नोटिफाई किया कि ये आरसीएम में आएगा, ऐसा हो सकता है? हो सकता है ना कि सप्लायर ने अगर ये चीज़ सप्लाई करी है तो फिर वो आरसीएम में आएंगे, ऐसा हो सकता है? यस। हो सकता है ना? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये चीज़ सप्लाई करने के लिए, स्पेसिफिकली ये चीज़ सप्लाई करने के लिए आरसीएम ने कुछ इनपुट भी लिया होगा, है ना? इनपुट या फिर इनपुट सर्विसेज या फिर कैपिटल गुड्स इसको सप्लाई करने के लिए ले सकता है वो। यस। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, ध्यान से सुनना, जो ट्रांजैक्शन तुमने किया है, जो ट्रांजैक्शन तुमने किया है जिसके ऊपर आरसीएम है, जो ट्रांजैक्शन तुमने किया है जिसके ऊपर आरसीएम है, और उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, खाली ये ट्रांजैक्शन को करने के लिए तुमने कुछ इनपुट लिया है, इनपुट यूज़ किसी की सर्विस ली है, किसी से माल खरीदा है, जो भी तुमने इनपुट लिया होगा खाली ये ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो ये ट्रांजैक्शन का हम तुमको आईटीसी नहीं देंगे। क्या बोले? ये ट्रांजैक्शन का हम तुमको आईटीसी नहीं देंगे। ये समझा क्या? यस। क्या होता है, नॉर्मल जो केस है, इसने इसको सप्लाई किया, बराबर, इसने इसको जीएसटी पे किया, है ना? ऐसे ही होता है, इसने इसको जीएसटी पे किया और ये सप्लाई के लिए इसने कुछ इनपुट लिया होगा, करेक्ट? इनपुट लेते वक्त इसने भी सामने वाले को जीएसटी पे किया होगा, करेक्ट? यस। अब जब मैं इसका टैक्स कैलकुलेशन करूँगा, जब मैं इसका टैक्स कैलकुलेशन करूँगा तो कैसे करूँगा भैया? आउटवर्ड टैक्स मेरा क्या है, आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी मेरी क्या है, ये वाली, ठीक है? ये वाली मेरी आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी है। इसमें से जो मैंने ऑलरेडी पे कर चुका हूँ वो मैं माइनस कर दूँगा, यस। ठीक है? और जो बैलेंस रहेगा, जो बैलेंस आएगा ये मैं गवर्नमेंट को पे करूँगा, करेक्ट? ये मैं गवर्नमेंट को पे करूँगा, करेक्ट? अब क्या हुआ, रिसिपिएंट के केस में क्या हो गया भैया, ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है ना? सप्लायर ने सप्लाई किया, ऐसा सप्लाई किया जो आरसीएम में आता था, ठीक है? और ये सप्लाई के लिए उसने कुछ इनपुट भी लिए थे, उसने कुछ इनपुट भी लिए थे, और वो इनपुट के लिए उसने सामने वाले को टैक्स भी पे किया था, इसको जीएसटी पे भी किया था, करेक्ट? अब क्योंकि ये वाला जो सप्लाई है वो आरसीएम में आता है, तो जब इसने पेमेंट किया वापस, तो इसने क्या किया, खाली वैल्यू का पेमेंट किया। क्या किया? वैल्यू का पेमेंट किया। टैक्स का तो इसने डायरेक्टली टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया, ठीक है? तो क्या ये सप्लाई पे
इसको गवर्नमेंट को पे करने की कोई लाइबिलिटी आई क्या सप्लायर की? नहीं। नहीं आई। तो यहाँ पे अगर मैं इसका टैक्स कैलकुलेशन निकालूँ तो आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी तो आई नहीं, है ना? आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी तो गवर्नमेंट क्या बोलती, इसके लिए हम तुमने जो जीएसटी पे किया था ये वाला इसका आईटीसी हम तुमको नहीं देंगे। ये समझ में आया? यस। पक्का? इसमें कोई डाउट है? यानी हमने क्या पढ़ा कि अगर तुम सप्लायर हो और तुम सप्लाई कर रहे हो, एक सेकंड, तुम सप्लायर हो एंड तुम सप्लाई कर रहे हो ऐसे गुड्स या सर्विसेज जो आरसीएम में आते हैं, तो तुमको वो सर्विस के बदले में जो तुमने आईटीसी कलेक्ट किया है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये क्लियर है? यस। पक्का? यस। अच्छा सर, अगर सपोज सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, और रिसिपिएंट, ये अपन बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं, पक्का डाउट नहीं है ना अभी तक? यस। रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है, हो सकता है? यस। ऐसा हो सकता है ना सर? अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है और सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन है, तो इसने जो चीज़ सप्लाई करी है वो आरसीएम में आता है, ठीक है, वो आरसीएम में आता है अगर, तो यहाँ पे टैक्स इनवॉइस सप्लायर बना देगा, है ना? यहाँ पे टैक्स इनवॉइस कौन बनाएगा? सप्लायर बना देगा, ठीक है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड पर्सन है, टैक्स इनवॉइस बना देगा वो, करेक्ट? यस। सर अच्छा, एक और चीज़, टैक्स इनवॉइस सप्लायर ने बना दिया, है ना? अब इसने जो पेमेंट किया, इसने खाली वैल्यू का पेमेंट किया, ठीक है, और टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को पे करना है उसको, है ना? ये टैक्स का पैसा किसको पे करना है? गवर्नमेंट को। यस। लेकिन सर ये तो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। अब अगर क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो फिर ये गवर्नमेंट को पे कैसे करेगा? बताओ? रिसिपेंट तो अनरजिस्टर्ड है। अब सप्लायर को करना पड़ेगा। हाँ, सप्लायर को करना पड़ेगा फिर। नहीं, सप्लायर कैसे करेगा? क्योंकि ट्रांजैक्शन तो किस में आता है? आरसीएम में। यस। तो करना तो रिसिपेंट को ही है, लेकिन रिसिपेंट तो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। अब क्या होगा? जवाब दो। वो तुम्हारे ऑफिस में कौन है जिसको जीएसटी का बहुत नॉलेज है? उससे आगे निकलना है अपने को। क्या होने वाला है इस केस में? सोचो, बहुत सिंपल है। अनरजिस्टर्ड है तो कैसे भरेगा? हाँ, अनरजिस्टर्ड है तो पेमेंट कैसे करेगा? सोचो, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हल्का सा। अच्छा, ये सिनेरियो में मैं क्या चेंज करूं कि रिसिपिएंट कर पाएगा फिर टैक्स पे? ये मैं रजिस्टर करना पड़ेगा। मैं ऐसा क्या करूं यहाँ पे, क्या चेंजेस, क्या मिटा दूं कि रिसिपिएंट अपना टैक्स पे कर पाएगा? रिसिपिएंट को रजिस्टर करना पड़ेगा। करेक्ट आंसर वही है। क्या करना पड़ेगा? अगर ऐसा कुछ केस है तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, जो रिसिपिएंट है उसको क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंपल्सरी। क्या अपन ने ये चीज़ पहले पढ़ी है क्या कहीं? यस। कहाँ पे पढ़ी है? अपन ने ये पढ़ी है सेक्शन 2(107). क्या था सेक्शन 2(107)? टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन क्या था? एक तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो टैक्सेबल पर्सन है, दूसरा क्या था? लायबल टू रजिस्टर्ड, है ना? लायबल टू रजिस्टर्ड के दो बच्चे थे, एक सेक्शन 22 जो थ्रेशहोल्ड के बारे में बताता था, करेक्ट, और एक था सेक्शन
24 जो क्या बताता था, ऐसे इवेंट्स जहाँ पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसमें एक एग्जांपल देखे थे अपन ने, उसमें लिखा था RCM। जहाँ पे RCM आ रहा है वहाँ पे अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। ये क्लियर है क्या? Yes. पक्का? 100%? जिनको नॉलेज नहीं रहती वो तो क्या हो? कैसे करेंगे? सॉरी, मैंने बहुत सारे क्लाइंट को मैंने ऐसा देखा है कि उनको RCM पता ही नहीं रहता, तो उनको लेट बाद में आगे वो बढ़ते हैं, तो वो टाइम गैप में क्यों नहीं। सॉरी वापस बोलो। बहुत सारे रिसिपिएंट को पता ही नहीं रहता कि RCM है, ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ, तो उतने टाइम पीरियड में हम लोग भरते ही नहीं, तो उसका यानी ये तो बताना पड़ेगा, सप्लायर भी बताना चाहिए ना। हाँ सप्लायर, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, सप्लायर को बताना पड़ेगा। सप्लायर कैसे बताएगा? ये जो टैक्स इनवॉइस है, ये जो टैक्स इनवॉइस उसने इशू किया है, ये है तुम्हारा इनवॉइस, ठीक है? ये तुम्हारा इनवॉइस है, ये है सीरियल नंबर, ठीक है? ये पर्टिकुलर्स, यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे जो भी तुमने रेट लगाया है, और यहाँ पे अमाउंट, ठीक है? यस। यहाँ पे नीचे में एक डिक्लेरेशन रहता है, ठीक है? ऐसा बॉक्स रहता है, और यहाँ पे रहता है ऑप्ट फॉर FCM/RCM। तो सप्लायर ऐसा RCM पे क्या बोलते लाइन मारेगा, और जो बॉक्स है इसको ऐसा टिक कर देगा। इसका मतलब है कि वो डिक्लेरेशन है, जो इनवॉइस है, ये RCM पे जा रहा है, रिसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर जैसे नॉर्मल केस में तो रेसिपिएंट को पता नहीं रहता, रेसिपिएंट सप्लायर को ही टैक्स कर देता है, तो नहीं, जो चीज़, अगर जो ट्रांजैक्शन RCM में आ रहे हैं उसमें सप्लायर पे नहीं कर सकता है फॉर 2 एक्सेप्शंस। खाली 2 ही एक्सेप्शन ऐसे हैं जहाँ पे सप्लायर के पास चॉइस है, वरना जो भी सप्लाई RCM की कैटेगरी में आता है वहाँ पे चॉइस नहीं है, रिसिपिएंट को ही पे करना पड़ेगा। अगर रिसिपिएंट ये बोलता है कि मेरे को तो ये इस कानून के बारे में पता नहीं है, तो नॉट नोइंग द लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़, ये तुमने लॉ में पढ़ा होगा, ठीक है? दूसरा, अगर वो टाइम पीरियड में जो भी टाइम था, जैसे कि अगले महीने के 20 तारीख तक तुमको 3B फाइल करना है और उसने नहीं किया फाइल, टैक्स पे नहीं किया, तो जो भी इंटरेस्ट, पेनल्टी, पेमेंट उसको करने पड़ेंगे, वो करने ही पड़ेंगे, ठीक? अगर उसको नहीं समझता है तो वो अपने CA के पास जाए। क्लियर है ये? इतना पक्का क्लियर है क्या? ये समझाऊंगा तो मैं आगे चलता हूँ, इतना समझाया? यस। अब एक सिचुएशन और, ये सब बेसिक्स हैं, ये याद रहना ज़रूरी है। अब एक चीज़ और है, ये सप्लायर है, ठीक है? ये रिसिपिएंट है, ठीक है? अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या कि सप्लायर ने सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विस की है, ऐसा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस किए है जो RCM में ही आता है, ऐसा हो सकता है? वो सिर्फ उसी चीज़ का सप्लाई करता है जो RCM में आता है, ऐसा हो सकता है? अच्छा, इस केस में ऐसा हो सकता है कि सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, यस। हो सकता है ना? और वो उस चीज़ का सप्लाई कर रहा है जिसके ऊपर RCM आता है, ऐसा भी हो सकता है? अब RCM आता है, अब ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है, यानी रिसिपिएंट को टैक्स पे करना है, करेक्ट? अच्छा, रिसिपिएंट भी अनरजिस्टर्ड पर्सन हो सकता है क्या? दोनों ही अनरजिस्टर्ड है ऐसा? हाँ, हो सकता है ना सर, हाँ। क्योंकि अगर ये अनरजिस्टर्ड है तो फिर इसको तो क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी, रजिस्ट्रेशन। ठीक है? अब ये रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है? अब ये हट गया यहाँ से, अब ये क्या हो गया, रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है? यस। क्वेश्चन ये है, अगर ये सप्लाई कर रहा है तो भैया यहाँ पे अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो फिर टैक्स इनवॉइस कैसे बनेगा? क्योंकि अनरजिस्टर्ड इंसान तो टैक्स इनवॉइस बना ही नहीं सकता है, तो फिर यहाँ पे टैक्स इनवॉइस कैसे बनेगा? उसको भी रजिस्टर होना पड़ेगा ऐसा? नहीं, और कुछ सोचो। तो उसको इसमें टैक्स नहीं लगेगा ऐसा? नहीं, ऐसा गवर्नमेंट को नुकसान कैसे होगा फिर? ये RCM में टैक्स तो लगेंगे ही, गवर्नमेंट ये थोड़ी ना बोलेंगे कि मेरा नुकसान कर दो। सप्लायर नहीं बढ़ सकता, हम्म, सप्लायर टैक्स इनवॉइस देगा नहीं तो सामने वाला
टैक्स भरेगा कैसे? हाँ, लेकिन सामने अब क्या हुआ, ऐसे केस में गवर्नमेंट बोलती है जो रिसिपिएंट है वो क्या बनाएगा, सेल्फ टैक्स इनवॉइस। नाम सुना है क्या कभी, सेल्फ टैक्स इनवॉइस? ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद खुद से टैक्स का इनवॉइस बनाएगा कि भैया ये वाले सप्लाई पे मुझे इतना टैक्स लगा। क्लियर है ये इसके लिए बनाएगा कि कल जाके ऑडिट होता है रिसिपिएंट की प्रीमाइसेस का, तो उसके पास प्रूफ करने के लिए एविडेंस होगा कि भैया मैंने बनाया था टैक्स इनवॉइस, क्योंकि जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड था। क्लियर है क्या? यस। अच्छा, तो फिर सप्लाई कुछ ना कुछ तो बनाएगा, कौन क्या बनाएगा वो नॉर्मल इनवॉइस बनाएगा। क्या बनाएगा? सिर्फ वैल्यू का इनवॉइस बनाएगा वो, क्योंकि टैक्स तो लगा नहीं सकता। यस। क्लियर है? लेकिन फॉरवर्ड केस में अगर अनरजिस्टर्ड रहा, क्या फॉरवर्ड केस में अगर अनरजिस्टर्ड रहा, फॉरवर्ड केस में अगर अनरजिस्टर्ड रहा तो फिर टैक्स तो कलेक्ट ही नहीं कर सकता हो। यस। और सुनो, जब भी अगर सपोज एक और अच्छा डाउट पूछे, अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है और ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है और ये सप्लाई कर रहा है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है और सप्लाई कर रहा है, तो इसने इनपुट भी लिए होंगे यस। और इसने टैक्स भी पे किया होगा। यस। इसको इसका आईटीसी नहीं मिलेगा अगर ये अनरजिस्टर्ड है तो। क्लियर है? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जब इसने सप्लाई किया तो टैक्स कलेक्ट नहीं किया। नहीं किया। क्लियर है? यस। पक्का? यस। अगर कोई अपन फॉरेन अपन प्लेस पे फॉरेन प्लेस पे सर्विसेज ली है अपन ने, हाँ, अब अच्छा इस केस में तो फॉरेनर तो लगाएगा नहीं अपने को। एक मिनट, अच्छा क्वेश्चन पूछो। ये इंडिया है, यस। ठीक है? यस। आपने इंपोर्ट करवाया, ठीक है? वैसे तो अपन कस्टम में पढ़ेंगे, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, लेकिन अपन ने इंपोर्ट करवाया, ठीक है? फॉरेनर से कराओगे इंपोर्ट तो यस। तो इसने गुड्स भेजा, इंपोर्ट का गुड्स और सर्विस भेजा, तो सबसे पहले तो यहाँ पे बेसिक कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा जैसे ही पोर्ट पे आया तो। यस। और बेसिक कस्टम ड्यूटी के बाद जब तुम घर के लिए निकालते हो, होम कंजम्पशन के लिए, तो अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, जो अब सब्स्यूम्ड हो चुकी है। एडिशनल कस्टम ड्यूटी याद आ रहा होगा तो। यस। ये एडिशनल कस्टम ड्यूटी का दूसरा नाम है आईजीएसटी। क्या बोलते हैं? क्योंकि सब्स्यूम्ड होगी ना, तो सब्स्यूम्ड होने के बाद जीएसटी में क्या बोलेंगे? आईजीएसटी। यहाँ पे आईजीएसटी लगता है, ठीक है? और पे कौन करेगा? रिसिपिएंट। ऑब्वियसली तुम इससे कैसे लोगे? यानी इंपोर्ट के केस में हमेशा आरसीएम लगेंगे। क्लियर है? लेकिन अगर सर्विसेज मैंने बाहर जाके दिए तो सर्विसेज आपने बाहर जाके दिए तो फिर जीएसटी का लुक। हाँ, हाँ, यानी इसमें जैसे एग्जीबिशंस के केस रहते हैं, बोलो। उसमें तो मेरे जो एक्सपेंसेस होते हैं, ये इंडिया है। हाँ अगर जैसे अभी एक क्लाइंट का मैं स्टेट ऑडिट कर रहा हूँ, हाँ, उस केस में वो बाहर जाके वो एग्जीबिशंस करता है, तो ये- वहाँ पे उसके एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस लगते हैं। यहाँ पे बाहर जाके वो क्या बोलते मतलब बिजनेस कर रहा है। एग्जीबिशंस, हाँ। ये यूएसए है, यूएसए में वो जाके बिजनेस कर रहा है। यस। हाँ। तो इसकी टैक्स लायबिलिटी रहेगी नहीं कुछ भी, एक कोई भी एक्सपेंस नहीं, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है सब बाहर ही है। और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? सभी कुछ बाहर है। क्या इंडिया में कुछ है क्या? इंडिया में सिर्फ उसका बिजनेस है। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, कैसे जाता है मतलब। रिलेटेड चीजें जो है वो एग्जीबिशंस भी बाहर कंडक्ट करते हैं। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा। जैसे कि यहाँ पे ऑफिस है इंडिया में, यस। ठीक है, और ये यूएसए है, ठीक है? वो सर्विस यहाँ पे दे रहा है, बोल रहे हैं आप, यूएसए में, हाँ। ठीक है? जो भी बिल या इनवॉइस बनता है वो इस ऑफिस के नाम से बनता है क्या? हाँ, इस ऑफिस के नाम से बनता है, बराबर? कंपनी के नाम से। हाँ। अब मैं को एक बात बताओ, अपन ने एक चीज़ पढ़े थे, सेक्शन 16। ये इंपोर्ट है कि पहली बात तो ये बताओ, ये इंपोर्ट के केस में आएगा कि एक्सपोर्ट के केस में आएगा? बाहर जाके सर्विसेज दी, एक्सपोर्ट बाहर है तो एक्सपोर्ट ही आएगा, है ना? सेक्शन 16 में सेक्शन 16 क्या था? जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई किसको मिलता है? पहला क्या था? एक्सपोर्ट सप्लाई। और दूसरा क्या था? सेस को अगर कोई सप्लाई कर रहा है तो। यस।
है ना? क्या ये वाला जो केस आपने बताया क्या ये यहाँ पे बैठेगा? एक्सपोर्ट सप्लाईज, यस। अगर यहाँ पे बैठेगा तो रेट क्या लगेगा? क्या उसको जीएसटी पे करने की ज़रूरत पड़ेगी? तो यहाँ पे वो ज़ीरो पेमेंट ऑफ जीएसटी से भी सप्लाई कर सकता है। अच्छा एक और चीज़, वैसे तो अपन आगे पढ़ेंगे, अब पूछा ही तो मैं बता रहा हूँ। अब सपोज़ ये यूएसए में कर रहा है, सर्विस दे रहा है, ठीक है, यस, तो ज़ीरो रेट लग रहा है, ज़ीरो रेट सप्लाई लग रहा है। इसने इनपुट भी लिया होगा यस, और टैक्स भी पे किया होगा, यस। तो इसका आईटीसी कैसे मिलेगा इसको? क्योंकि यहाँ पे टैक्स तो कलेक्ट किया ही नहीं। ये आईटीसी रिफंड होता है। क्या होता है? रिफंड। इसको रिफंड होगा एक्सपोर्ट के केस में। मतलब इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। जनरली गवर्नमेंट इसको क्या करेंगी? रिफंड करेंगी, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करे और हमारा सेक्टर बूस्ट हो एक्सपोर्ट का। हर किसी को रिफंड नहीं होता है। एग्जीबिशन के केस में वो क्या ही सर्विसेज बाहर दे रहा है। वो तो आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। यस। ये समझा क्या? बाहर एक्सपेंसेस ही करता है। नहीं, जो भी करता है, अगर वो एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब लगेगा, ज़ीरो रेट है लेकिन। यस, क्लियर है? यस। हाँ, अपन कहा थे वो सेल्फ टैक्स इनवॉइस के ऊपर थे, है ना? क्लियर है? यस। अब आगे जाके जब मैं आपको टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर चालू करवाऊंगा, टीओएस, अपने को बहुत सारे चैप्टर है, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, एग्जेम्पशन, कंपोजिशन, ठीक है। वहाँ पे एक चीज़ बताऊंगा कि जो सेल्फ टैक्स इनवॉइस है, इसका टाइम पीरियड है, जब भी उसको सर्विस और गुड्स मिल जाएंगे उसके विदिन 30 डेज़, क्या बोला मैंने? उसको सेल्फ टैक्स इनवॉइस बना लेना है। कितने दिन पहले? कितने दिन में? 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। ये अपन आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो खाली बैकग्राउंड पढ़ रहा था। इतना क्लियर है क्या? यस, चालू करूँ मैं जीएसटी? यस। आज हम जीएसटी का, अच्छा एक और चीज़, अब सर जीएसटी तो बहुत सारे सप्लाई है जहाँ पे आरसीएम आता है, तो अब वो कैसे याद करेंगे? इतने सारे करेंगे कैसे याद? डेली पढ़ना पड़ेगा। एक ट्रिक है, हमने क्या किया, जो सप्लाई है इसको हमने सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड कर दिया? सेक्टर में। किस में? सेक्टर्स में। ये तुम्हारे मॉड्यूल में नहीं रहेंगे, खाली अपन ने किया कि ये वाले सप्लाई ये वाले सेक्टर से रिलेटेड है, तो अपन लर्न क्या करेंगे? सेक्टर लर्न करेंगे। सेक्टर एक बार लर्न हो गए तो इसके अंदर के जो सप्लाईज है वो धीरे धीरे अपने आप ही लर्न हो जाएंगे। क्लियर है? यस। अब मैं पहला सेक्टर लर्न कैसे करेंगे वो अपन कल करेंगे, लेकिन पहला सेक्टर मैं आपको बता रहा हूँ आज। पहला सेक्टर है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। कौन सा सेक्टर है? ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर के अंदर एक एंट्री है गुड्स ट्रैवल एजेंसी की एंट्री, सप्लाई क्या है? GTA, ठीक है। यस। इतना क्लियर है? सर ये GTA क्या है? गुड्स ट्रैवल एजेंसी क्या है? किसको मैं बोलूँगा कि ये GTA है? जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड वाली है वो। या ध्यान रखना, अब जैसे सुनो, अब जब भी अपन आरसीएम पढ़ेंगे, जो लॉ में है ऐसा 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 होगा तो ही आरसीएम है, वरना आरसीएम नहीं है, ठीक है। यस। अब सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंदर क्या है? GTA। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि GTA है क्या। GTA है क्या? तो जो एजेंसी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करती है, क्या करती है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करती है। इतना समझा? यस। बाय रोड करती है। किससे? बाय रोड करती है, प्लस इशू करती है कंसाइनमेंट नोट। क्या? कंसाइनमेंट नोट यानी लॉरी नंबर, लॉरी रिसिट, या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में कंट्री में बोलते हैं बेल्टी। तेरे पास बेल्टी है क्या? बेल्टी नंबर क्या है? अगर नहीं सुना होगा तो बेल्टी नंबर बोलते हैं। जब भी आप जाओगे आजू बाजू कोई भी ट्रांसपोर्ट एजेंसी में
तो बेल्टी नंबर लिखा रहता है इनवॉइस के ऊपर। तो GTA क्या है? जो भी एजेंसी क्या कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर रही है, किससे? बाय रेल कर रही है, बाय हवा कर रही है कि बाय रोड कर रही है? बाय रोड कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या इशू करता है? कंसाइनमेंट नोट, यानी वो बेल्टी नंबर, लॉरी नंबर तुमको देता है इनवॉइस के ऊपर। ठीक है, इतना समझा? यस अगर ये तीनों हैं तो ही मैं उसको GTA बोलूँगा, वरना वो GTA की कैटेगरी में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर रहा है, बाय रोड ही कर रहा है, लेकिन कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करता है, तो क्या वो GTA है? क्या नहीं है। और RCM के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंदर कौन है? GTA है। बाकी ऐसा कोई भी इंसान जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो नहीं है। कौन है? GTA है, गुड्स ट्रैवल एजेंसी है। इतना समझा? यस पक्का? अब देखो मैंने क्या बोला, सप्लायर, सर्विस, रिसिपिएंट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सप्लायर कौन है? GTA। इतना समझा? अच्छा, कौन सी सर्विस देना चाहिए उसने? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। रिसिपिएंट कौन होना चाहिए? तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नोटिफाइड पर्सन। ठीक है, अगर सर ऐसा 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 हुआ तो ही यहाँ पे क्या लगेगा? RCM लगेगा। यानी कैसा 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 होगा? तो सप्लायर कौन होना चाहिए? GTA होना चाहिए, प्लस सर्विस कौन सी होनी चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड होनी चाहिए, और रिसिपिएंट कौन होना चाहिए? नोटिफाइड पर्सन ही होना चाहिए। ठीक है सर, ये नोटिफाइड पर्सन यानी क्या? नोटिफाइड पर्सन यानी क्या? डाउट आएगा ना कि नोटिफाइड पर्सन यानी कौन? तो नोटिफाइड पर्सन के दो बच्चे, नोटिफाइड पर्सन के दो बच्चे। पहला क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन। हर रजिस्टर्ड पर्सन नोटिफाइड पर्सन है। ठीक है, यस अगर GTA रजिस्टर्ड पर्सन को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करता है बाय रोड, तो उसके ऊपर क्या लगेगा? RCM लगेगा, यानी वो नोटिफाइड पर्सन को, वो रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स देना पड़ेगा। इतना समझा? यस और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट इंडिविजुअल एंड HUF एंड ट्रस्ट। ये समझा क्या? मतलब रजिस्टर्ड पर्सन है, सारे नोटिफाइड पर्सन में रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो नोटिफाइड पर्सन है, लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो इंडिविजुअल, HUF और ट्रस्ट को छोड़ के बाकी वो फैक्ट्री हो, कंपनी हो, कुछ भी हो, अगर अनरजिस्टर्ड है तो वो भी नोटिफाइड पर्सन माना जाएगा। ये समझा? यस एक्सेप्ट क्या लिखा है? इंडिविजुअल, HUF एंड ट्रस्ट। क्या लिखा है? इंडिविजुअल, HUF एंड ट्रस्ट। यानी बाकी के जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, सब आ जाएंगे। हाँ सब आ जाएंगे। तो बाकी के सब जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो भी नोटिफाइड पर्सन है, यानी कि GTA ने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की सर्विस दिया है किसी फैक्ट्री को, तो उस केस में फैक्ट्री को टैक्स पे करना पड़ेगा, RCM आ जाएगा। इतना समझा क्या? यस यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा कि जो अनरजिस्टर्ड है इनको फिर क्या करना पड़ेगा? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर सेक्शन 24। ये समझा? यस इतना क्लियर है? लेकिन अगर इस हाँ, केस हाँ। में जैसे ये था कि गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होना चाहिए बाय रोड, लेकिन अब जैसे अपने नागपुर में पुराना ट्रेवल्स हो गई, सैनी ट्रेवल्स हो गई, तो ये सर्विसेज यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ने और मोस्टली क्या बोलते हैं कि पैसेंजर को इधर से उधर करने का भी वो भी है उनका काम। हाँ तो अभी लेकिन अब हाँ बोलो। इस केस में क्या रहता है, जैसे अब जरूरी नहीं है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर्स को ट्रैवल करवाते हैं। ये लोग यानी इनकी ये भी सर्विसेज चालू रहती है ना कि
ये लोग आपके जो गुड्स है वो भी इधर से उधर ट्रांसफर करवाते हैं, तो ये केस में वो वाले लोग भी आएंगे क्या? ये अपन आगे एंट्री आएंगी पैसेंजर्स के लिए भी, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन तो हो रहा है लेकिन पैसेंजर का भी हो रहा है, वो अपन जब दूसरे सेक्टर में आएंगे तब पढ़ेंगे अपन, आएंगे नीचे। Okay. ठीक है, ये डाउट को मार्क करके रखो, अच्छा डाउट है। क्लियर है ये? इतना क्लियर है? अच्छा सर मेरे को एक चीज़ बताओ, आप ये जो RCM होगा, आप बोल रहे हो टैक्स रिसिपेंट को पे करना होगा, वो अगर GTA पे RCM लगता है तो टैक्स का रेट क्या रहेगा, कुछ आइडिया है आपको? जो बाकी रहता है वो 5%। क्या रहेगा? 5%। 5% का टैक्स लगेगा, मतलब IGST CGST जो भी लग रहा है वो 5% लगेगा। क्लियर है? RCM में 5% लगेगा। क्लियर है? यस पक्का? यस। इसके कुछ एक्सेप्शन हैं। क्या है? और इसके कुछ एग्जेम्पशन भी है। दोनों में फ़र्क क्या है? इसके कुछ मैंने इस चीज़ पे मैंने वो तो नहीं लगेगा एग्जाम मैंने उस चीज़ से वो लोग अभी एक्सेप्शन है। अपन किसका एक्सेप्शन देख रहे हैं? RCM का। RCM का एक्सेप्शन है, टैक्स तो लगेगा लेकिन किधर लगेगा, किस में लगेगा? FCM में, क्योंकि एक्सेप्शन है। और एग्जेम्पशन है ना, टैक्स ही नहीं लगेगा, एग्जाम सप्लाई है वो। अगर कोई किसी को GTA ऐसे इंसान को दे रहा है सर्विस जो एग्जाम्पशन लिस्ट में है, तो फिर वहाँ पे ना FCM लगेगा ना RCM लगेगा। क्लियर है? यस पक्का? यस। अच्छा सर एक्सेप्शन क्या है? पूरे सेक्टर में खाली सिर्फ 2 ही जगह पे गवर्नमेंट ने चॉइस दी है, उसमें से एक है GTA को। अगर GTA बोलता है कि मैं FCM लूँगा, अगर मैं FCM खुद बोलता है, डिक्लेरेशन देता है कि मैं FCM ही लूँगा, तो फिर वहाँ पे सिर्फ FCM ही लगेगा। इतना क्लियर है? ये एक एक्सेप्शन हो गया। लेकिन जब वो बोल रहा है कि मैं FCM लूँगा तो सिर्फ मुंह से नहीं बोल सकता, उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। कहाँ पे? इनवॉइस में, कि भैया मैं FCM लूँगा। ठीक है? और FCM के केस में सॉरी इनवॉइस वाइज यानी हाँ इनवॉइस वाइज डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर मैं चाहूँ तो एक इनवॉइस RCM में एक इनवॉइस FCM में ऐसा भी सुनो तो सही, इनवॉइस में डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा FCM में 2 रेट है, 5% और 12%। ठीक है? अगर वो 12% से टैक्स लगाता है तो उसको ITC मिलेगा, क्योंकि FCM है ना। लेकिन अगर वो 5% से FCM लगाता है तो उसको ITC नहीं मिलेगा। ये गवर्नमेंट का रूल है। ठीक है? प्लस एक बार उसने FCM चूज़ किया तो उसको FCM पे ही क्या करना पड़ेगा? सप्लाई करना पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल वो वापस से इनवॉइस में RCM का डिक्लेरेशन ना दे। ये समझ में आया क्या? कितने बार कर सकता है लेकिन इसका कोई टाइम लिमिट नहीं दिया हुआ है, लॉ में इसका कोई टाइम लिमिट नहीं दिया है, लेकिन उसको वापस से पूरा इनवॉइस का डिक्लेरेशन भरना पड़ेगा। अगर वो डिक्लेरेशन नहीं देता है, एक बार जैसे कि उसने FCM का डिक्लेरेशन दे दिया और फिर वो इनवॉइस में डिक्लेरेशन कुछ नहीं दे रहा है, तो वो FCM ही लगते जाएगा, अनलेस एंड अनटिल उसने वापस से RCM का डिक्लेरेशन ना दिया हो। इतना क्लियर है? ये एक्सेप्शन था। एक्सेप्शन समझ में आया? अब सर एग्जेम्पशन क्या है? एग्जेम्पशन वैसे तो अपन डिटेल में, तुमको चैप्टर क्या है, चैप्टर का नाम ही है एग्जेम्पशन, यहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन इससे रिलेटेड जो जो एग्जेम्पशन है वो मैं खाली अभी आपको बता दे रहा हूँ, समझेंगे अपन एग्जेम्पशन के चैप्टर में। ठीक है? अगर GTA गवर्नमेंट को सप्लाई करता है, चाहे फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, यूनियन टेरिटरी हो, ठीक है, लोकल अथॉरिटी को सप्लाई करता है या फिर गवर्नमेंट एजेंसी को सप्लाई करता है, ठीक है, और ये जो लोग हैं ये लोग GST में रजिस्टर्ड है, बट ओनली फॉर डिडक्शन ऑफ TDS अंडर सेक्शन
51 खाली इसी पर्पस के लिए ये लोग TDS में रजिस्टर्ड है। कौन लोग? जिनको वो सप्लाई कर रहा है, ये लोग, ठीक है। और ये लोग कोई भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं करते हैं फर्दर, नो फर्दर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो यहाँ पे क्या माना जाएगा? एग्जेम्प्ट माना जाएगा। मतलब GTA अगर इन लोगों को सप्लाई करती है जो लोग GST में रजिस्टर्ड है, ओनली फॉर डिडक्शन ऑफ TDS अंडर सेक्शन 51, और वहाँ से कोई फर्दर टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, तो यहाँ पे ना RCM लगेगा ना FCM लगेगा, ये एग्जेम्प्ट है। सर ये क्या होता है, ये कौन लोग है, ये TDS अंडर सेक्शन 51 क्या होता है, ये हम डिटेल में कहाँ पे पढ़ेंगे? एग्जेम्पशन चैप्टर में। इसके अलावा किसको वो लोग, अगर वो लोग इंडिविजुअल HUF और ट्रस्ट को कर रहे हैं जो कि अनरजिस्टर्ड है, तो वहाँ पे भी वो एग्जेम्प्ट है, वहाँ पे ना FCM लगेगा ना RCM लगेगा। इतना क्लियर है क्या? तो हमने क्या ख़त्म किया आज? फर्स्ट सेक्टर, एक सेक्टर जो था ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, उसके अंदर में GTA और कोई है नहीं ये वाले सेक्टर के अंदर, ये हमने आज फिनिश किया है। प्लस कुछ चीज़ें अपन ने देखी है, टैक्स इन्वॉइस जो कि विदिन 30 डेज़ बनाना पड़ता है। जो रजिस्टर्ड पर्सन अगर सप्लायर है तो वही टैक्स इन्वॉइस बनाएगा, अगर नहीं है तो फिर रिसिपिएंट को 30 दिन के अंदर टैक्स इन्वॉइस बनाना पड़ता है। ITC RCM के केस में नहीं मिलेगा सप्लायर को। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो अपन ने पढ़ी है, इसका अच्छी से, जो जहाँ पे अच्छी से नोट लिखा हुआ है उसका मैं आपको PDF भेजता हूँ, वहाँ से आपको नोट्स बनाना है अपनी कॉपी में। क्लियर है? आगे के सेक्टर कल देखेंगे, ठीक है? ऑल राइट, थैंक यू सो मच। शाम को कल जल्दी हो जाएंगे, लेकिन कल संडे है ना, तो अपन 8 साढ़े 8 तक चालू कर देंगे, और थोड़ी सी ज़्यादा देर की होंगी, 2 ढाई घंटे की हो सकती है कल क्लास, ठीक है? ऑल राइट, ओके।